दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ विनीता यादव। जिस तरह से राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया और ट्वीट में ये कह दिया कि भाई श्रीमती स्मृति ईरानी के साथ कोई भी अभद्र व्यवहार ना करे। खासतौर से जब से स्मृति ईरानी हारी हैं और उनसे उनका बंगला खाली कराया गया है, तब से लगातार सोशल मीडिया पर कुछ ज्यादा ही ट्रोल हो रही हैं। अलग अलग तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। हालांकि ये बात पहले से भी होती थी, इस तरह की तस्वीरें, लेकिन जब से वो चुनाव हारी है तब से स्थितियां सामने हैं। वाकई में इस तरह की ट्रोलिंग का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि अगर चुनाव कोई लड़ेगा तो दो ही परिणाम होंगे, या तो जीत या तो हार। लेकिन स्मृति ईरानी ट्रोल क्यों हो रही हैं? उनको सोशल मीडिया पर लोग निशाने पर क्यों ले रहे हैं? ऐसी क्या बात है? ये किस मानसिकता की वजह से हो रहा है? कहीं पर कुछ शुरुआत क्या उन्होंने भी की थी? क्योंकि राजनीति में अक्सर एक दूसरे पर छीटाकशी तब शुरू होती है जब एक तरफ से शुरुआत की जाती है। बड़ी परेशानी की बात मैं इसलिए कह रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि जब आप राजनीति में वाकई में एक मजबूत राजनीति की तस्वीर सामने पेश करते हैं, तो उस वक्त उसी तरह की रिवायत आगे चलती है। तो स्मृति ईरानी को इस तरह से ट्रोलिंग करने का क्या मतलब है, अगर उन्होंने वाकई में किसी मजबूत राजनीति की नींव रखी है क्या? हमारे साथ डॉक्टर सीपी राय जी जुड़ रहे हैं और उन्हीं से बात करेंगे। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने का। सर, बड़ा सवाल सुनीता यहाँ जी। पर यह है कि स्मृति ईरानी को इस तरह से ट्रोल करने पर राहुल गांधी ने तो अपनी बात कह दी। उन्होंने कहा अपने ट्वीट में कि आप स्मृति ईरानी को इस तरह से अभद्र टिप्पणियां ना करें, जीत हार चलती रहती है। तो ये तो उन्होंने अपना एक परिचय दे दिया, लेकिन लोगों के जहन में स्मृति ईरानी को लेकर के इतना क्या जहर है कि वो इतनी ट्रोलिंग पर उतर आए हैं? विनीता, फर्क है अपने बैकग्राउंड का, पालन पोषण का, अपने हालात का। राहुल गांधी जिस परिवार से आए हैं उस परिवार की परंपरा है। नेहरू जी थे तो नेहरू जी ने भी कभी किसी को नाम लेके या कोई किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोला। इंदिरा जी थी, इंदिरा जी भी कभी किसी का नाम लेके कुछ नहीं बोलती थी। वो एक वैचारिक और सैद्धांतिक हमला करती थी और जवाब देती थी। कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, ऐसा करती थी वो। राजीव गांधी ने वही किया, वही सोनिया गांधी ने किया, राहुल गांधी वही कर रहे हैं। आप ये देखिए ना, अभी सदन में उस दिन राहुल गांधी ने करीब 100 मिनट लंबा भाषण दिया और 100 मिनट में उन्होंने मुद्दे उठाए, बहुत ही सरल सहज भाषा में, सम्मान देते हुए, अध्यक्ष को सम्मान देते हुए, सबको सम्मान देते हुए। उनको बार बार टूका गया, प्रधानमंत्री द्वारा, गृह मंत्री द्वारा, रक्षा मंत्री द्वारा, अन्य मंत्रियों द्वारा बार बार टूका गया। उन्होंने हंस के सबका जवाब दिया और बार बार वो कहते रहे, डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा की बात करते रहे। वो शिव भगवान से शुरू होकर के तमाम जितने धर्म है सबकी मीमांसा करते रहे और सबके बारे में बताते रहे कि सारे धर्म कहते हैं कि न डरो न डराओ। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी ने जो भाषण दिया, शायद वो भारत के इतिहास का किसी प्रधानमंत्री का निकृष्टतम भाषण है। तो ये इन लोगों का पालन पोषण, वैचारिक धरातल, इनका बैकग्राउंड, इनकी पार्टी का सोच, इनकी पार्टी का तौर तरीका। आरएसएस ने जिस तरह से आज़ादी के बाद से ही महात्मा गांधी की तमाम फोटोएं जारी की, उनको चरित्रहीन बताने की कोशिश की। जवाहरलाल नेहरू की बहन, उनकी भतीजी को उनके साथ जोड़कर फोटो दिखा के चरित्रहीन बताने की कोशिश की। ये इन लोगों का चरित्र है, दूसरों का चरित्रहीन करना, हल्की बातें करना, कभी पप्पू कह देना, कभी मंद बुद्धि या बालक बुद्धि कह देना, वो उनका चरित्र है। लेकिन नेहरू खानदान का चरित्र यह है कि राहुल गांधी ने आज अपना वो चरित्र दिखा दिया कि वो महिला है और किसी भी महिला के खिलाफ कोई भी अगर ऐसा करेगा तो हमारी पार्टी उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी, कोई पार्टी कार्यकर्ता ऐसा न करे। पर करना भी नहीं चाहिए। वैसे तो खुद श्रीमती स्मृति ईरानी ने कोई बख्शा नहीं, उन्होंने सोनिया गांधी को नहीं बख्शा। सोनिया गांधी का नाम लेकर के कितने भद्दे तरीके से उन्होंने कमेंट किए, यहाँ तक कि संसद की सीढ़ियों पर भी उनसे बदतमीजी की। राहुल गांधी का नाम लेकर के उन्होंने यहाँ तक भी आरोप लगा दिया कि राहुल सर, गांधी ने संसद की सीढ़ियों की बात आपने जिक्र किया है, तो मैं चाह रही हूँ कि लोगों को एक बार आप याद भी दिला दें। क्या चिंता जी? आपने कहा कि संसद की सीढ़ियों पर उन्होंने सोनिया गांधी के साथ बदतमीजी की। हाँ, उन्होंने वहां पर बहुत ही बदतमीजीपूर्ण व्यवहार किया था, बहुत ही अभद्र तरीके से उनको पुकारने की कोशिश की थी और सोनिया जी उनको नकार के चली गई गाड़ी में बैठ के। तो ये लोग ऐसा करते रहते हैं कि इनका बैकग्राउंड है, इनका चरित्र है, इनके पार्टी का चरित्र है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का ये तौर तरीका नहीं रहा है और खासतौर पर नेहरू परिवार का बिल्कुल तौर तरीका नहीं रहा है। वो एक सभ्य परिवार है,
वो किसी के लिए कुछ करता भी है तो किसी को कुछ बताता नहीं है। अगर निर्भया के भाई को उसने पायलट बना दिया तो उन्होंने किसी को बताया नहीं। वो उस भाई ने ही बाद में बताया कि मैं तो एहसान मंद हूं कि राहुल गांधी ने इन परिस्थितियों में हमारा सहारा दिया, हमको पायलट बना दिया। और यानी कितनों को पढ़ा रहे होंगे, लिखा रहे होंगे, क्या क्या कर रहे होंगे, वो लोग किसी को बताते नहीं है। राजीव गांधी ने अगर अटल बिहारी वाजपेयी की जान बचाई, विदेश भेजा, देखो मैं तुम्हें जो भेजा था, तो सॉरी, उन्होंने बताया नहीं। ये जब वो उनकी डेथ हो गई तो अटल बिहारी वाजपेयी ने श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए उन्होंने अपने जिक्र में कहा कि राजीव गांधी ने कैसे उनकी जान बचाई और कैसे उनका हालचाल पूछते थे, या सोनिया जी को भेजते थे हालचाल पूछने के लिए, और वो जिंदा नहीं होते अगर राजीव गांधी ने वो नहीं किया होता तो ये इस परिवार की विशेषता है। ये परिवार अपने बड़प्पन के लिए जाना जाता है। ये अलग बात है कि उनके बड़प्पन को मुकाबला न कर पाने की स्थिति में लोग उनके ऊपर गंदगी फेंकने की कोशिश करते हैं, वो गंदगी पलट करके उनकी तरफ चली जाती है। आज राहुल गांधी ने जो कुछ कहा, जो ट्वीट किया, वो उनका बड़प्पन है, उनके परिवार का बैकग्राउंड है, उनकी अपनी शिक्षा है, उनके पारिवारिक वातावरण से मिली उनको शिक्षा है, ठीक है सर, ये और तो ये अपने उन्होंने आप में ट्वीट किया। हाँ उन सर, लोगों ये के तो मुंह पर राहुल बड़ा गांधी ने तमाचा है ट्वीट जो किया, राहुल हल्की गांधी की हरकतें बात करते हो हैं। गई। जी सर, ये राहुल गांधी की बात हो गई। सवाल ये है सर कि स्मृति ईरानी को इतना ट्रोल क्यों कर रहे हैं लोग, कि राहुल गांधी को कूदना पड़ा, ये बोलना पड़ा कि मत करिए आप। नहीं करना चाहिए, जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। स्मृति ईरानी ने भले चाहे जितना ट्रोल किया हो, गंदगी फैलाई हो, कितनी भद्दी भद्दी बातें कही और कितने भी अपशब्द कहे क्या हो। आपको लगता है सर, आपने राजनीति का इतना लंबा अनुभव देखा है, समाजवादी पार्टी के तो फाउंडर में आप रहे हैं, सवाल ये है कि राजनीति में जब कोई एक साफ सुथरे तरीके से बिसात बिछाता है और उस पर चलता है, तो वही रिवायत चलती है क्या, या फिर क्योंकि स्मृति ईरानी की अगर बात कर रहे हैं तो सुषमा स्वराज भी उनसे पहले एक बहुत कद्दावर नेता रही हैं, महिला नेता रही हैं बीजेपी में, लेकिन कभी भी सुषमा स्वराज को लेकर, अब वो नहीं है दुनिया में, लेकिन जब वो बहुत तीखे हमले भी किया करती थी कांग्रेस पर, सोनिया गांधी पर, तब भी किसी ने भी उनकी इस तरह आलोचना कभी नहीं की है। तो स्मृति ईरानी इस रडार में क्यों आ रही है बार बार? इसलिए कि सुषमा स्वराज जी हमेशा भाषा का ध्यान रखती थी, भाषा की मर्यादा का ध्यान रखती थी। वो हमला सदन के भीतर करती थी कि सदन के बाहर बहुत अच्छी तरह मिलती थी, मान सम्मान रखती थी, सुख दुख में साथ देती थी। सुषमा स्वराज जी एक नेता थी, वो समाजवादी बैकग्राउंड की आई हुई थी, बेसिकली वो सोशलिस्ट थी और सोशलिस्ट बैकग्राउंड से आई हुई लीडर थी वो, और वो उन सारी मर्यादाओं का वो ध्यान रखती थी, इसीलिए उनको कोई ट्रोल नहीं करता था। सुषमा स्वराज ने तो वहां तक कह दिया था कि अगर सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनी तो मैं बाल छिलवा लूंगी, या पता नहीं क्या क्या उन्होंने कहा था, लेकिन उनको किसी ने हाँ, फिर भी ट्रोल मैंने नहीं कहा किया। था मैं सर मुंडवा के चने खा के और और जमीन पर सोएंगे, उमा भारती और वो सुषमा स्वराज ने वो कहा था। भाजपा में हाँ, जाने के बाद लेकिन भाजपा के मनमोहन असर सिंह प्रधानमंत्री बने। भाजपा के में जाने के बाद भाजपा के असर में उनका वो अतिवाद जरूर था, लेकिन बाद में सुषमा स्वराज निश्चित रूप से पछताई होंगी। मुझे याद है कि मनमोहन सिंह की सरकार का विदाई भाषण था और सुषमा स्वराज भी नेता विरोधी दल के रूप में भाषण दे रही थी उस समय, और मुझे उनका भाषण याद है। उस भाषण में उन्होंने मनमोहन सिंह की तारीफ की, उस भाषण में उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार की तारीफ की कि कैसे वो क्या करती हैं, उस भाषण में उन्होंने सोनिया गांधी की तारीफ की कि उनकी कितनी गंभीरता और कैसे वो चीज़ों को संभाल लेती हैं, सब चीज़ों को ठीक रखती हैं। उन्होंने अडवाणी जी की भी तारीफ की उन्होंने अपनी पार्टी के, तो उन्होंने उसकी तारीफ भी की। ठीक है, पार्टी के लाइन पर अतिवाद में कई बार आदमी चला जाता है, लेकिन सुषमा स्वराज ने कभी मर्यादा तोड़ने की आमतौर पर कभी कोशिश नहीं की और उन्होंने राजनीतिक मर्यादा का हमेशा पालन किया, इसलिए वो ट्रोल नहीं हुई। लेकिन जहां तक स्मृति ईरानी का सवाल है, ये हमेशा मर्यादा तोड़ती ही रही है, व्यक्तिगत जीवन में भी तोड़ती रही और सार्वजनिक जीवन में भी तोड़ती रही है। मैं व्यक्तिगत जीवन की मर्यादा पर यहाँ चर्चा करके अपनी जबान नहीं खराब नहीं, करना लेकिन चाहता। सर अगर कोई मर्यादा तोड़ता है और अच्छी मिसाल पेश नहीं करता है, एक ग्रेविटी वाले नेता के तौर पर अपनी एक छवि नहीं बना पाता है, तो क्या आपको लगता है कि इस तरह की तमाम तस्वीरें सामने आने लगेंगी कि लोग उन्हें ट्रोल करने लगेंगे? उससे बड़ा सवाल ये है सर कि स्मृति ईरानी का करियर अब बिल्कुल अस्त में है, घर देखिए, खाली करा लिया गया है। स्मृति ईरानी का कोई कैरियर नहीं था। वो कैरियर उनका बम्बई में कैसा बना वो आप जानती हैं। बम्बई में उन्होंने क्या किया, कैसे अपनी दोस्त के घर वो गई, वो सब आप सर जानती हैं। मैं उसको हम लोग हाँ, सर ये तो हम उन उसको लोगों के लिए छोड़ देते हैं, ये बातें जो ट्रोल करते नहीं, हैं, वो हमें मैं इसमें वही नहीं कह पड़ना। रहा था कि उन बातों को हम नहीं करेंगे, उन बातों को हम लोग नहीं करेंगे। उनकी बेटी के रेस्टोरेंट में कैसे बीफ परोसा जाता है और क्या क्या होता है, वो सब चीजें पब्लिक डोमेन में आ चुकी हैं सारी बातें। उसी मोदी के खिलाफ उन्होंने अनशन करने की घोषणा की गोधरा कांड के बाद, और क्या क्या बयान दिया, और फिर अंत में उनकी मुलाकात कराई गई और मोदी जी के बहुत ही करीबी लोगों में वो शामिल हो गई बहुत ज़्यादा, और जो भी तरह तरह के उनके बारे में बातें की जाती हैं। लेकिन अब मोदी जी की तरफ से भी कुछ ऐसा रिस्पॉन्स दिखलाई नहीं पड़ता। ये चुनाव हारने के बाद निश्चित तौर पर उनके लिए फिलहाल
लेकिन जब सर तक आपको नहीं मोदी जी लगता कि पिछले चुनाव में 5 साल पहले ही नरेंद्र मोदी ने भले ही एक बार फिर से ने मौका दे दिया था मंत्रालय में, लेकिन दूरी बना ली थी। कई मंत्रालय बदले गए इस दौरान, इनके 3 से 4 मंत्रालय इनके बहुत बदले। दूरी बना ली, इसीलिए कह रहा हूँ चुनाव भी हार गई, बम्बई लौट गई होगी शायद अब तक वो अपना घर खाली करके, क्योंकि राहुल गांधी घर खाली कराया गया तो इनका भी कराया गया होगा। और निश्चित तौर पर हाँ, घर खाली हो गया, घर राहुल खाली हो गांधी गया। के घर खाली होने पर इन्होंने जो जो कमेंट किए थे, वो कमेंट आम कार्यकर्ता या आम आदमी उनको लौटा रहे होंगे। अब तो हर एक के हाथ में मोबाइल है और लोगों की याददाश्त भी बहुत तेज है, लोग उनको लौटाने लगते हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने या किसी जिम्मेदार कार्यकर्ता ने अगर ट्रोल किया है, तो मैं निश्चित तौर पर कहूंगा कि वो बात गलत है। कम से कम उसको कांग्रेस की मर्यादा का पालन करना चाहिए। आम जनता ट्रोल करे, करती रहे, वो उसका अधिकार है, उसको अपनी बात कहने का अधिकार है। लेकिन किसी जिम्मेदार नेता और जिम्मेदार पदाधिकारी को कम से कम इस ट्रोल के चक्कर नहीं पड़ना चाहिए। ये आरएसएस और बीजेपी के लोगों के लिए छोड़ दिया जाए काम, ये उन्हीं के लिए, उन्हीं को शोभा देता है सब काम। सर आपको लगता है कि आखिरी सवाल कि स्मृति ईरानी जब ऑलरेडी अपने पॉलिटिकल करियर में, क्योंकि उनकी शुरुआत भी चुनाव हारने से हुई थी, 2 बार वो चुनाव हारी थी। कपिल सिब्बल के सामने भी चुनाव हारी थी, फिर राहुल गांधी के सामने हारी थी, फिर वो राहुल गांधी के सामने चुनाव जीती थी और वो चुनाव हारी थी। उसके बाद भी उनको यहाँ पर मंत्रालय में जगह दे दी गई थी, क्योंकि वो राहुल गांधी से चुनाव तब हार कर आई थी। अब वो जो चुनाव जीत गई थी और उसके बाद उनके करियर को एक पीक भी मिल गया था, लेकिन फिर एकदम से वापस गिरावट उसके अंदर भयंकर आ गई है। क्या आपको लगता है विनीता इनके करियर ग्राफ को देखते हुए बीजेपी में एक किसी मजबूत श्रेणी के नेताओं में इनका नाम आ पाएगा? विनीता, दो बातें बताना चाहूंगा। एक, ये जब वो एचआरडी मिनिस्टर थी तो इन्होंने एक वाइस चांसलर को फोन करके कहा कि आप मिलने आइए। तो कोई वाइस चांसलर अगर अपने मिनिस्टर से मिलने जाएगा तो निश्चित तौर पर पूरी तैयारी करके जाएगा, जो भी जाता है वो पूरा प्रेजेंटेशन लेके जाता है अपने संबंधित। उस वाइस चांसलर ने पूरी तैयारी की। मैं जिम्मेदारी के साथ बहुत ही वो बात बता रहा हूँ जो मुझे मालूम है, और यूनिवर्सिटी का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि वो बात खुल जाएगी, किसी का नाम ऊपर नहीं करना चाहिए। ओके। तो उस वाइस चांसलर ने अपनी यूनिवर्सिटी के सारे काम धाम, सारी चीजें जो एक मंत्री पूछ सकता है, वो पूरी तैयारी किया और वो एचआरडी मंत्रालय में चले गए इनसे मिलने के लिए। वेटिंग रूम में उनको बैठे रहे, उन्होंने बता दिया पीएस को कि मैं आ गया हूँ, बता दीजिए। लंच का टाइम हो गया, ये जाने को तैयार हुई तो पीएस ने बताया कि मैडम तो जा रही हैं मंत्री जी। फिर उन्होंने कहा भाई मुझको बुलाया था, बता दो आप कम से कम उनको, मैं इतने घंटे से इंतजार कर रहा हूँ। तो फिर ये हुआ कि अच्छा ठीक है चलते, तो उनका अच्छा बुलाओ क्या बात है। तो उन्होंने उस वाइस चांसलर से कहा कि आप कैसे यहाँ आए हैं, इतने घंटे से यहाँ क्यों बैठे हैं, आपको यूनिवर्सिटी में अपना काम नहीं करना चाहिए, यहाँ क्या करने आ गए, क्या जरूरत है आपको यहाँ आने की। इस तरह की बातें किया। उस वाइस चांसलर ने कहा कि मैडम आपने ही बुलाया था, आप भूल गई हैं, पूरी फाइल लेके आए थे। बोले मैं अपनी तैयारी के साथ आया था कि आप कुछ पूछेंगी तो वो भी बात कर लूंगा, और विश्वविद्यालय को आपसे जो चाहिए या मदद चाहिए मैं वो भी बात भी कर दूंगा। तो ये झल्लाती हुई कि आप लोग बात फालतू टाइम, अपना टाइम बर्बाद करते, मेरा टाइम बर्बाद करने आए, मैंने तो आपको नहीं बुलाया था। और बिल्कुल नकार के कि मैंने नहीं बुलाया था, वो झल्लाती हुई चली गई और धमकाती हुई थोड़ी सी उनको। तो ये उनका तौर तरीका है। दूसरी बात ये बताना चाहता हूँ कि अभी जब अमेठी में चुनाव था तो इनकी पार्टी के एक विधायक मुझे मिले, इनकी पार्टी के, और वो सिर्फ ये बताने के लिए मिले कि हम स्मृति ईरानी के बहुत खिलाफ हैं, हम अंदर से उनके खिलाफ काम करेंगे, और ये बहुत अहंकारी, बहुत बदतमीज महिला है, इसको हराना है, हम सब लोग हराने का तय कर चुके हैं। एक सज्जन और मिले जो इनके खिलाफ कई प्रमाण लेके आए थे, इनकी प्रॉपर्टीज का, दुबई का और ऑस्ट्रेलिया का और कहाँ कहाँ का लेकर के आए थे। 6 GB डाटा उनके मोबाइल में था। मैंने कहा मेरे ट्रांसफर कर दिए, तो 6 GB डाटा शायद डेटा वो शायद ट्रांसफर करना मुश्किल हो रहा था। तो उन्होंने कहा था अदरवाइज आपको मैं दे दूंगा, और आप ऐसा करिए कि मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस कराइए, मैं इनके खिलाफ प्रेस करना चाहता हूँ। एक बार मेरे मन में आया भी कि मैंने कहा कि शायद ये प्रेस करने से इनकी सब पोल वोल खुल जाएगी और आसान हो जाएगा चुनाव। लेकिन विनीता जी, मैं पार्टी की बात बताता हूँ। मैंने कांग्रेस पार्टी के एक बहुत बड़े नेता से बात किया कि ऐसा ऐसा मसला है, क्या किया जाए। उन्होंने आउटराइट रिजेक्ट कर दिया। बोले उनको जो करना है करे, अगर उनको लगता है कि गलत प्रॉपर्टी, इन्होंने गलत पैसा कमाया है और तमाम प्रूफ उनके पास है, तो वो देश की संस्थाओं के पास जाए, कोर्ट के पास जाए, उनको सजा दिलवाएं। लेकिन हम लोग इस निचले स्तर पर उतर करके इस चुनाव के बीच में ये काम नहीं करेंगे। और अंततः फिर मुझे पीछे हटना पड़ा, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई और वो सारे काम नहीं हो पाए। जिस जी। सज्जन ने कहा था कि हम बीजेपी में लेकिन आपका साथ दे रहे हैं, उनकी बात को भी पार्टी ने नकार दिया, कांग्रेस पार्टी ने, कि वो साथ देना चाहे दे, ना देना चाहे ना दे, हम अपने दम पर चुनाव लड़ रहे हैं, हम चुनाव जीतेंगे। तो ये है कांग्रेस पार्टी का तौर तरीका, और वो है उन लोगों का तरीका।
अगर उनकी जगह उनके पास कोई आदमी चला गया होता कोई कागज लेकर के, तो निश्चित तौर पर पूरे देश में जो सुपारी मीडिया है और जो आरएसएस का अफवाह तंत्र है उसने पूरा बाउंडर बना दिया होता। लेकिन कांग्रेस पार्टी की गंभीरता ये है कि वो इतने बड़े मुद्दे को लेकर के भी उसने कह दिया कि आप संस्थाओं के पास जाइए जो कार्रवाई करती हैं, हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, इतनी छोटी राजनीति हम नहीं करेंगे। तो ये विनीता, दोनों में ये फर्क है। और ये फर्क अब चुनाव हार जाने के बाद, राहुल गांधी के इस बयान के बाद, वैसे मैं जानता हूं कि आरएसएस से बीजेपी सुधर नहीं सकती, कभी नहीं सुधरेगी, लेकिन फिर भी प्रार्थना तो कर ही सकता हूं कि कुछ सीखिए, कुछ जानिए, कुछ देखिए, कुछ सुधरिए, कुछ बदलिए। जी बिल्कुल, व्यवहार से बहुत कुछ फर्क पड़ता है। और स्मृति ईरानी किस तरह से अपने हर मंत्रालय में खुद डिसिप्लिन ना होकर के काफ़ी सारी परेशानियां जो है, चाहे उनके साथ बड़े अधिकारियों ने काम किया हो या नेताओं ने काम किया हो या पार्टी के लोगों ने काम किया हो, अक्सर जिस तरह किस्से आपने बताए सर, ये किस्से सामने आते रहे। विनीता, आपके दर्शकों के लिए घटना बता देता हूँ, इसलिए कि बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोगों चीजों नहीं जानते हैं। और आज मैं एक और कार्यक्रम में था, उसमें इमरजेंसी के बारे में हम लोग बहुत सारी बातें की, प्रकाश आंदोलन के बारे में बात की, क्योंकि उस दौर में जो लोग पैदा हुए थे वो अब बहुत बूढ़े हो गए, जो बड़े थे वो बहुत बूढ़े हो गए हैं या है नहीं दुनिया में। मुश्किल से 2-4-5% लोग जिंदा हो गए उस दौर के, जो उस समय जवान थे, या मतलब 25 साल के हो चुके होंगे या 22 साल 20 साल के होंगे। और बाकी जो पीढ़ी पैदा हुई है वो जानती नहीं, उनके लिए 50 साल बीत चुका है इस तरह का। एक दिन की घटना है, बड़प्पन क्या होता है। मैं, आप जानती है कि राजनारायण जी का मैं शिष्य हूँ। मैं दिल्ली में जाता था, उन्हीं के यहाँ रहता था, उन्हीं के घर में रहता था, 3 मूर्ति मार्ग पर। ये संभवतः 1980 की बात है शायद। मेनका गांधी जी, इंदिरा गांधी घर छोड़ करके अलग हो गई थी। मैं तारीख में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, लेकिन और वो अपने माँ के घर में रहती थी। राजनारायण जी ने मुझसे कहा कि सुबह एक बड़े आदमी का नाश्ता करने चलना, सुबह तैयार रहना, कल नाश्ता करने चलेंगे। और उसके बाद राजनारायण जी की गाड़ी में बैठ गया मैं, मालूम पड़ा कि वो हमारी गाड़ी मेनका गांधी के घर पर जाके रुकी, उनके माँ वाले घर पर, और वहां पर हम लोग नाश्ता करने बैठ गए। मेनका गांधी जी कांग्रेस पार्टी से और इंदिरा गांधी के परिवार से अलग हो गई थी और अपनी अलग राजनीति करने की कोशिश कर रही थी। वो जीवित है अभी, वो चाहे तो मेरे खिलाफ केस भी कर सकती हैं। और एनटी रामाराव, हेमंती बोगड़ा, इन लोगों से बात कर रही थी। कुछ बात बिगड़ गई होगी, रामाराव साहब भी उस वक्त नए नए उभरे थे, तो राजनारायण जी के सामने वो बड़े अपशब्दों में इन लोगों के नाम का इस्तेमाल करने लगी। मुझको खराब ये लग रहा था कि राजनारायण जैसा इतना बड़ा आदमी, इतना बुजुर्ग आदमी, उसके सामने एक छोटी सी लड़की इस तरह की बदतमीजी वाली और गाली गलौज वाली भाषा का इस्तेमाल कर रही है। तो मैं नाश्ता करने के बावजूद उधर देख करके, और थोड़ा सा मेरे चेहरे पर क्रोध आ रहा था। राजनारायण जी नाश्ता करने में लगे हुए थे। मैंने नाम मात्र का कुछ थोड़ा बहुत खाया या नहीं खाया। गाड़ी में जब बैठे वापस आकर के हम, तो मैंने राजनारायण जी से कहा कि आपके सामने इतने बड़े बड़े लोगों को इतनी गंदी बातें, इतनी गंदी भाषा में गाली दे रही थी, आपने टोका नहीं। तो राजनारायण जी ने कहा कि आप नाश्ता नहीं कर रहे थे क्या? मैंने तो कुछ नहीं सुना, मैं तो नाश्ता कर रहा था, मैं नाश्ता करने आया था, नाश्ता किया मैंने। जब नाश्ता करने आए थे तो नाश्ता करना चाहिए था, कुछ सुनने की जरूरत क्या थी? जो बुरा है उसे मत सुनो, उसे छोड़ दो, और जो अच्छा है उसे खा लो। तो ये है विनीता, बड़प्पन ये होता है बड़े लोगों का। उससे मुझे एक सीख मिली कि हल्कापन और बड़ापन क्या होता है, और वो सीख मेरी जिंदगी में हमेशा काम आई। जी विनीता जी। बिल्कुल सर, ये बहुत अहम बात है। जाहिर सी बात है कि मेनका गांधी का भी व्यवहार स्मृति ईरानी की तरह चर्चे में रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। राहुल गांधी ने जिस तरह की बात सामने की है, और एक अच्छी साफ सुथरी राजनीति की बात तो उन्होंने सामने की, और लोग उसे कितना मानेंगे ये भी बड़ा सवाल है। क्योंकि ये ट्रोलिंग की रवायत भी ऐसी है जो कि सही और गलत भी नहीं देखती है। किसी के लिए जहर उगलना है तो वो ना महिला देखती है ना कुछ और देखती है, और लगातार सिर्फ जहर उगलती है। ये गलत रिवायत है जो शुरू हुई है। उम्मीद है कि राहुल गांधी के इस कदम से ये कंट्रोल हो सकेगी। ये भी जरूरी चीज होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।